माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके पहले पार्ट का नाम था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें एक पहली रीडिंग है हमारी आवेशन द्वारा द्रव्यमान में परिवर्तन। इससे पहले वीडियो में हमने आवेशन क्या होता है, आवेशन के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि यदि कोई वस्तु है उसका आवेशन किया जाए तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है, कैसे उसको हम कैलकुलेट करें, कैसे उसका मान निकालें। आइए समझते हैं। फिर मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, कुछ इस प्रकार से वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है। आप जानते हैं कोई भी वस्तु है जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, मतलब इनका जो योग होगा, इनके द्रव्यमान का योग होगा, वही टोटल इसका योग होगा। अब ये हम मान लिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसका हम आवेशन कराते हैं। आवेशन कराने का मतलब है या तो आवेशन कराएंगे तो इसके ऊपर या तो प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज आएगा, अर्थात कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऐसे जब इसको क्या करें, जब इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जब यह वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी तब क्या होगा, तो आप जानते हैं इस वस्तु के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यह वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यह वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इसी प्रकार इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कराया जाए, मतलब यह दान करती है एक इलेक्ट्रॉन को, तो यहां हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का दान। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस। अब यहां पर देखते हैं कि ये हमारी मान लीजिए एक वस्तु थी, उस वस्तु को आवेशित कराया गया तो एक पर माइनस चार्ज हुआ, या पुनः आवेशित कराया जाए तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हुआ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि इसमें किसका द्रव्यमान अधिक होगा। मान लीजिए यह आपकी m1 वस्तु है, यह m2 वस्तु है, यह m3 वस्तु है। इसका नाम m1 है, इसका नाम m2 है, इसका नाम m3 है। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे भारी वस्तु कौन सी होगी, उदासीन वाली कि ऋणात्मक आवेश वाली कि धनात्मक आवेश वाली, और सबसे हल्की वस्तु कौन सी होगी, मतलब किसका द्रव्यमान सबसे कम होगा और किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे समान संख्या में थे, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, अर्थात इनका द्रव्यमान का योग करेंगे तो यही टोटल आएगा। यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ये वस्तु क्या की है, ग्रहण की है, तो पहले जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल द्रव्यमान रहा होगा, या हम कहते हैं पहले इस वस्तु का m द्रव्यमान रहा होगा, तब इस वस्तु का टोटल कितना द्रव्यमान होगा, m प्लस e इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यह वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप में ग्रहण किया है, तो आप जानते हैं इसका द्रव्यमान अब हो जाएगा m प्लस e इलेक्ट्रॉन। किसका, m2 वाली वस्तु का द्रव्यमान, इसका पहला द्रव्यमान m था। अब इसमें देखेंगे m3 वस्तु के लिए, मान लीजिए इसका द्रव्यमान जब m है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है, तब इसमें कितना द्रव्यमान होगा, तो पहले m था लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बचा क्या, इतना द्रव्यमान इसका बचा। अब बताइए आप कौन सी वस्तु सबसे भारी होगी, उदासीन वाली, ऋणात्मक वाली कि धनात्मक वाली। तो आप कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m प्लस e इलेक्ट्रॉन है, इसका m माइनस e इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि जो ऋणात्मक वस्तु होगी उसका द्रव्यमान अधिक होगा, दूसरा जो धनात्मक वस्तु होगी उसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, और जो उदासीन वस्तु होगी उसका द्रव्यमान मिडिल में रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं शॉर्ट में m2 ग्रेटर देन m1 ग्रेटर देन m3, कुछ इस प्रकार। ठीक, तो यहां तक हमने क्या सीखा, कोई भी वस्तु आवेशित की जाए तो उसके कौन सी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, कौन सी वस्तु का द्रव्यमान कम। ऋणात्मक कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा,
उदासीन वस्तु है तो ऋणात्मक का क्या होगा, ऋणात्मक से कम होगा, परंतु धनात्मक से उदासीन वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। यहां तक हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हुआ। सबसे पहले ये मान लीजिए उदासीन वस्तु है, इसे हम आवेशित किए, ऋणात्मक में यह कन्वर्ट हो गई। अब इस वस्तु के कितना इनके बीच डिफरेंट हुआ द्रव्यमान में, तो अंतर देखने के लिए हम कह देंगे कि इनका मान लीजिए अंतर डेल्टा एम है। तो डेल्टा एम का मान, एक इलेक्ट्रॉन जब यह ग्रहण करेगी तो इसके ऊपर माइनस चार्ज हुआ, तो इसमें अंतर कितना हुआ, एम प्लस ई था और इसमें एम है, अंतर निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का अंतर आएगा। कुछ इतना मतलब हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है, माइनस कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन कुछ का द्रव्यमान। जब दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 3 तो ग्रहण किया और इनटू क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार हम सिमिलरली देखते चलें तो यन वस्तु के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल एन इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से बन गया। इसी प्रकार प्रोटॉन यदि क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन का यह वस्तु दान करे तब उसके लिए द्रव्यमान क्या होगा, तो यहां पर साइन में चेंज हो जाएगा, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह हमारा फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन इक्वल प्लस माइनस एन इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा, 1 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार यन वस्तु के लिए निकालेंगे तो यन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यही क्या आ जाएगा, इनके बीच डिफरेंट, अर्थात डेल्टा एम इक्वल प्लस माइनस एन इंटू एम ई। कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था आवेशन द्वारा द्रव्यमान में परिवर्तन। आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन कि ऋणात्मक वस्तु भारी होती है, ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है कि धनात्मक वस्तु का, तो आप बताएंगे ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उदासीन वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है कि धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, तो आप बताएंगे उदासीन वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। आपसे पूछा जाए यदि कोई उदासीन वस्तु है उसे आवेशित किया जाता है, उसके ऊपर आवेशित करने के उपरांत उस वस्तु पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा, उसका फार्मूला बताइए। तो क्या बताएंगे, डेल्टा एम इक्वल प्लस माइनस एन इंटू एम ई। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। अगला हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, या हम इसे जैसे कह सकते हैं कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम। अब समझेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में वह 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, कूलाम का स्थिर वैद्युत बल का नियम। कूलाम ने क्या किया था, स्थिर वैद्युत बल के बाद की गणना की थी। तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 स्थिर बिंदु आवेश है, 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 कुछ इस प्रकार है, जिनके बीच की दूरी r, जिनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने बताया था तो इनके बीच लगने वाला बल, आप जानते हैं इनके बीच 2 प्रकार का बल लग सकता है। यदि ये समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण, या असमान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच लगने वाला बल मतलब
हम कहते हैं F क्या होता है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया था, जो स्थिर वैद्युत बल होता है वह आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ इस प्रकार से, मतलब कूलाम इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम यदि बना दे समीकरण फर्स्ट और इसे बना दे समीकरण सेकेंड, तो इनका कंक्लूजन रिजल्ट क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 से। इसे सॉल्व करें समीकरण 1 और 2 से, क्या होगा, F प्रोपोर्शनल यहां आ जाएगा क्या, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से, यदि इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारा एक प्रकार का फार्मूला बन जाएगा, जहां K क्या होता है, हम कह सकते हैं जहां K इक्वल स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ठीक, जहां K इक्वल क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। अर्थात कुछ हमारा इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था ये दो आवेश हैं जिनके बीच लगने वाला बल, जिसका मान क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, जहां हम कह सकते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घात -12। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हम समझे कि एप्सिलॉन नॉट किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं जो निर्वात की वैद्युत शीलता। ठीक, तो यहां तक तो हमने समझा कि ये हमारा फार्मूला हुआ, जहां K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 इक्वल होता है 8.85 गुणे 10 घात -12। यदि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें और पाई की वैल्यू रखें 3.14, इन सबका यदि हम सॉल्व करें तो K की वैल्यू आती है 9 गुणे 10 की घात 9। कुछ इस प्रकार से। ठीक, हम क्या करें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रखें, पाई की वैल्यू रखें 3.14 और यहाँ क्या है इनटू में 4 दिया गया है। इसे पूरा हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास एक मान प्राप्त होता है, जो K की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि यदि हम K का मात्रक निकालें तो K का मात्रक क्या होता है। तो आइए K का मात्रक निकालते हैं। K का मात्रक दो प्रकार से, एक तो SI पद्धति में, SI पद्धति में निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए F बराबर, जबकि हमारे पास फार्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो यहां से K की वैल्यू निकालेंगे तो F R स्क्वायर अपान Q1 Q2 इक्वल क्या आ जाएगा K। F का मात्रक क्या होता है, तो F का मात्रक हम कह सकते हैं F क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और ये क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, अपान ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर इसका मात्रक कूलाम और इसका मात्रक कूलाम, अर्थात इसे हम यदि सॉल्व करें तो आ जाएगा K इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से इसका SI मात्रक मिल जाएगा।
ठीक, तो इतना हमने सॉल्व किया। के इक्वल कितना आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें चाहिए, के का मात्रक हमने प्राप्त किया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसी प्रकार जब एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम यदि देखें सीजीएस पद्धति में के की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। क्या होती है, 1। और इसका मात्रक देखें तो आप जानते हैं इसका न्यूटन का मात्रक, ये बदलेंगे उसमें तो किसमें बदलेगा, डाइन में। किसमें, डाइन में। मीटर किसमें, सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहां पर कूलम को किसमें बदल जाएगा, ESU का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार हमने कूलम का नियम को समझा। अगले वीडियो में हम कूलम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।